नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति का एक शेर अब हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा उन्होंने कह दिया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन की खबर आप सबको मिल चुकी है और कल किसी का मैं सोशल मीडिया हैंडल देख रहा था तो उस पर चौटाला साहब दिखाई दिए थे, यानी कि वो ठीक थे, तंदुरुस्त थे। और अचानक आज उनको 11:30 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी और इसके बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। खास बात यह है कि इतनी उम्र लेके भी वो बिस्तर पे नहीं पड़े, जबकि उनके शारीरिक व्याधियाँ थी और उनके दिक्कतें थी, लेकिन चौटाला साहब ने सेवा नहीं करवाई, जिसको कहते हैं हम हरियाणवी में कि बुजुर्ग अवस्था में भी उन्होंने चलते फिरते अपनी अंतिम सांस ली है। उनकी राजनीति के पक्ष हो सकते हैं, विपक्ष हो सकते हैं, लेकिन उनके जुझारूपन का एक ही पक्ष है कि हरियाणा की राजनीति में इतना मेहनती नेता देखने को कम ही मिलता है। और उनके जीवन के बहुत अलग अलग पहलू हैं और संयोग से मुझे उनके साथ बहुत मुलाकातें करने का अवसर मिला है। मेरे अपने उनके साथ अनुभव हैं जो आज हम त्यागी जी के साथ और आप सबके साथ उनको बांटेंगे। लेकिन चौटाला साहब की जो निधन है वो हरियाणा की राजनीति की एक बड़ी क्षति है और उन जैसा दूसरा विकल्प नहीं दिया जा सकता। उनसे बेहतर हो सकते हैं, उनसे कम हो सकते हैं, लेकिन चौटाला साहब तो चौटाला साहब ही थे। अगर आपके उनके साथ कोई अनुभव रहे हों तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब मैंने, हमारे पड़ोसी हैं एक सतपाल अंकल, और वो कांग्रेस के डेडिकेटेड वर्कर हैं, तो मैं जब आज बाहर निकला तो मैंने कहा कि चौटाला साहब नहीं रहे। तो उन्होंने कहा, देखो भाई, मैं तो हूँ कांग्रेसी, पर वर्कर के लिए अगर कोई व्यक्ति जान लड़ा सकता है तो वो चौटाला साहब ही थे। ये कांग्रेस के वर्कर की टिप्पणी थी। डॉक्टर साहब, चौटाला साहब इस उम्र में भी न केवल तरोताज़ा दिखाई देते थे बल्कि चुनावी कैंपेन भी किया है उन्होंने। और उनको मैं उनके भाषणों के लिए ज़्यादा याद रखूँगा कि वो जो अपने भाषणों में जो उर्दू के शब्द इस्तेमाल करते थे और जो धारा प्रवाह स्पीच उनका था, वो कमाल के ही व्यक्ति थे। देखिए, चौटाला साहब के जाने के बाद एक चैप्टर ख़त्म हो गया हरियाणा की पॉलिटिक्स का। बल्कि मैं कहूँगा उत्तर भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा शून्य उनके जाने के बाद पैदा हुआ है। राजनीति के क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति होता है, सार्वजनिक जीवन में विशेषकर, तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, विवाद भी जुड़ते हैं, एक उसका कृष्ण पक्ष भी होता है, बहुत सारी उज्जवल बातें भी होती हैं, क्योंकि राजनीति ऐसे ही चलती है। यहाँ महात्मा गांधी के बारे में भी तरह तरह की बातें होती हैं जी। तो सार्वजनिक जीवन आपको ये छूट नहीं देता कि आप अपने हिसाब से अपनी व्याख्या कर पाएँ। ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसा व्यक्तित्व थे हरियाणा की राजनीति में कि अगर मैं तीनों लालों की बात करूं, उनको पूरा भारत जानता है। उसके बाद अगर चौथे व्यक्ति को अगर किसी पूरे देश ने जाना है तो ओम प्रकाश चौटाला को जाना है। बहुत नेता हैं जिनको बहुत सीमित लोग जानते हैं, लेकिन जन जन तक उनकी पहचान होना, ये श्रेय चौधरी देवीलाल को, बंसीलाल जी को, भजनलाल जी को जाता है या ओम प्रकाश चौटाला जी को जाता है। और उसकी अलग अलग वजह हैं जाने की। तो ओम प्रकाश चौटाला जी के अगर व्यक्तित्व पे पहले तो हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है उनको, प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे। तो और एक जो उनका राजनीतिक जीवन रहा है, जैसे 1968 से वो शुरू हुए तो पहला चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव से पहले चूँकि परिवार का माहौल पूरी तरीके से पॉलिटिकल था, चौधरी देवीलाल पूरी तरह सिर से नाखून तक डूबे हुए थे राजनीति में और देश की आज़ादी के आंदोलन में भी सक्रिय थे। तो ऐसे माहौल में ओम प्रकाश चौटाला जी का जन्म होता है 1935 में। और मुझे लगता है कि 6-7 साल का बच्चा चीज़ों को समझने लगता है। तो चौधरी देवीलाल का बहुत ज़्यादा सानिध्य उनको मिला नहीं, और चूँकि वो अपने काम में व्यस्त थे, देश की आज़ादी के आंदोलन में और राजनीतिक उसमें। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी को मेरी समझ ये है कि 8-10 साल की उम्र से कुछ राजनीति की समझ आनी शुरू हो गई होगी, लेकिन 33 साल की उम्र में पहली बार 1968 में वो विधायक का चुनाव लड़ा उन्होंने, और वो चुनाव हार गए एलनाबाद से। हारने के बाद उन्होंने एक याचिका दायर की लालचंद कोड के खिलाफ। हाई कोर्ट ने वो याचिका रद्द कर दी। फिर चौटाला साहब गए
सुप्रीम कोर्ट में, और वो चुनाव उन्होंने रद्द करवाया। इससे क्या चीज़ जाहिर होती है कि वो हार मानने वाले नहीं थे। उनके लिए कोई भी अगर कोई निर्णय हुआ तो वो उसको अंतिम निर्णय मानकर स्वीकार करने वाले आदमी नहीं थे। अगर उनको लगा ये गलत है तो उसकी उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी। और इलाहाबाद से 1970 में जब बाई इलेक्शन हुआ तो फिर वो चुनाव जीत के आए, और दोनों ही बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट से ही चुनाव लड़ा, यानी वो कांग्रेस के ही विधायक थे। और तब से लेके 2009 का उनका अंतिम इलेक्शन था। इस 42 साल के जीवन में उन्होंने बहुत ख्याति भी पाई। और ख़ास तौर से जो एक दौर था जब चौधरी देवीलाल बने, केंद्र की राजनीति में चले गए और महम का चुनाव हुआ और ओम प्रकाश चौटाला ने वहाँ से चुनाव लड़ा, 89 की बात है ये। और तब से लेके 2-3 साल जो पूरी भारत की राजनीति में है, 91 तक, अगर कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा चर्चित इस देश की राजनीति में रहा तो ओम प्रकाश चौटाला रहे। ओम प्रकाश चौटाला का नाम मीडिया में सबसे ज़्यादा आया होगा और दुनिया भर की कंट्रोवर्सीज और तमाम चीज़ें जुड़ती रहीं, और उनकी वजह से महम बड़ा चर्चित हो गया। और हरियाणा को, मुझे लगता है कि हरियाणा की राजनीति को सेंटर स्टेज पर लाने पे, राष्ट्रीय महत्व उसका बताने या समझाने में महम का और ओम प्रकाश चौटाला जी का बड़ा योगदान रहा है। और वो एक ऐसा वक्त था जब उन्होंने 3 बार शपथ ली। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इस तरीके की थी, और कुल मिला के एक बार वो 5 महीने 20 दिन मुख्यमंत्री रहे, एक बार मात्र 6 दिन रहे जी, तीसरी बार 15 दिन रहे। तो ऐसा आप देखेंगे कि शायद कोई ऐसी ताकतें थीं जो इस काम पे लगी हुई थी कि उनको चलने नहीं देना। वो ताकतें उनके परिवार में भी थीं, प्रदेश में भी थीं, और राष्ट्रीय राजनीति के में भी कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जो ये चाह रहे थे कि चीज़ें ना हो। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो दुनिया भर की चीज़ें ऐसे लोगों के साथ में जोड़ी जाती हैं। तो ये आज की तारीख में हम ये आकलन करके कोई फतवा नहीं दे सकते कि ओम प्रकाश चौटाला जी का जो राजनीतिक पक्ष था उसमें कोई जो विवाद, उन पर मोहर लगाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में एक उसका व्यक्तिगत जीवन होता है, एक राजनीतिक जीवन होता है, एक सामाजिक जीवन होता है। तो राजनीति में हर नेताओं की भूमिका जो भी हालात और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। लेकिन आज चूँकि आज हम उनको श्रद्धांजलि देने बैठे हैं तो हमारे लिए उचित ये होगा कि हम उनके व्यक्तिगत पहलुओं पे, जो आपकी यादें उनके साथ में हैं या जो उनका सामाजिक उनकी चीज़ें हैं, और एक राजनीतिक के रूप में उनकी जो संगठन बनाने की शक्ति थी, उस पर अगर हम अपने आप को केंद्रित करेंगे तो ये उनके प्रति एक हमारी अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चौटाला साहब से मेरी जो पहली मुलाकात थी वो 2007 में हुई थी सर जी, और मैं तब रिपोर्टर बना था। तो मैं जब चौटाला साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कवरेज करने गया तो उनकी जो सबसे अपीलिंग चीज़ मुझे लगी पहली मुलाकात में, उन्होंने बैठते ही पत्रकारों से पूछा कि थे ठीक हो, घर परिवार में सारा ठीक है। और जिसको वो जानते थे और जो कृषि पृष्ठभूमि से जुड़े थे उससे तो ये पूछा कि तेरे गांव में मी हुआ है, मतलब बारिश हुई है कि नहीं हुई है। मुझे वो एक अपीलिंग चीज़ लगी। फिर वो खबर जो भी लिखते हैं हम लिखते रहे, और ये पहली मुलाकात थी तो उसमें उन्होंने, थोड़े पत्रकार थे तो सबके नाम भी पूछे थे। तो मैंने जब बताया धर्मेंद्र और मेरा गाँव कंवारी है जी, तो बोले ये तो मीरका वाले रोड पे है ना। मैंने कहा हाँ जी। इस मुलाकात के बाद फिर मेरी मुलाकात उनकी 2 साल बाद होती है। तो मैंने कहा जी, मैं बोले तेरा नाम धर्मेंद्र है और मीरका वाले रोड पे तुम्हारा गांव है कंवारी। तो मैंने कहा जी याद है आपको? बोले चौटाला की यादाश्त पे कभी शक मत करना भाई, मुझे अच्छे से याद है। फिर भिवानी में जब भास्कर में गया तो उनसे बहुत ज़्यादा मुलाकातों का अवसर मिला, और मैं चूँकि खबरों को थोड़ा नए अंदाज में लिखने की कोशिश करता था, तो एक बार मैंने उनका जो स्पीच था वो ज्यों का त्यों छाप दिया शुरू से, जैसे फर्स्ट पर्सन में। तो उन्होंने जब अखबार पढ़ा तो बहुत उनको अच्छा लगा। उन्होंने अपने जो ऑफिस में थे वहाँ उनको कहा कि इसको शाम को मेरे साथ चाय पे बुला लो। तो मैं जब शाम को चाय पे गया तो मैं थोड़ा यूँ कर रहा था कि ऐसे बैठे मिलेंगे, और वो बेड पे बैठे हुए थे। तो तब उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई जिसको सुन के मेरे मन में उनके प्रति बहुत अलग तरह का सम्मान का। उन्होंने कहा कि तू कितना पढ़ा लिखा है? मैंने कहा जी मैंने तो मास्टर कर रखी है मास कम्युनिकेशन में। बोला मेरे से तो डबल पढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा जी आप? बोले मैं तो 8वीं जमात की है। और
फिर उन्होंने बताया मैं पढ़ नहीं पाया पिताजी की इस वजह से कि वो जेलों में रहे या आंदोलनों में रहे। लेकिन मेरे पिताजी की एक अच्छी बात थी, वो हमें हर छुट्टियों में कुछ पैसे दिया करते थे और कहते थे कि तुम कहीं भी घूम के आओ। तो बोला हम बसों में जाते थे और बहुत वो जो घूमना था उससे बहुत तजुर्बे मिले ज़िंदगी के। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ क्योंकि मैं 100 से ज़्यादा देशों में जा चुका हूँ। तो अपनी विदेश यात्राओं पे वो किताब लिख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जब वो किताब मैं कंप्लीट करूँगा तो चूँकि मैंने फिर उससे काउंटर क्वेश्चन पूछे उससे, तो बोले मैं तुम्हें भेजूँगा वो किताब, पढ़ सबसे पहली कॉपी तुम्हें मैं साइन करके दूंगा। हालांकि वो किताब आई नहीं। फिर उनके बाद उनको सजा हो गई, वो जेल चले गए। और जेल में भी मेरा मन तो था पर मैं गया नहीं कभी जेल में। उसके बाद सीधी मुलाकात होती है मेरी उनसे रोहतक में। मैं इस टाउन पार्क में जो देवीलाल पार्क है उसमें सुबह सैर करता था सर, अभी करता हूँ। और मैं लेट करता था उस समय क्योंकि रात की जॉब थी, तो 11-12 बजे मैं वो करता था। तो ये जब चौटाला साहब की पार्टी का विभाजन हो चुका था तो ये नांदल जी इनेलो छोड़ के बीजेपी में आ चुके थे। तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके दफ्तर में होती थी, बाद में बगल में एक वाटिका है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो जो टाइमिंग था वो मेरे घूमने के टाइमिंग से मैच कर रहा था उनका। और चौटाला साहब रोड से गुजरे और वो सीधा उस वाटिका में चले गए। तो जैसे मुझे तो गाड़ी दूर से दिख रही थी कि चौटाला साहब हैं। तो थोड़ी देर में एक व्यक्ति आया, कहते हैं आप धर्मेंद्र हो? मैंने कहा हाँ जी। बोले वो चौटाला साहब बुला रहे हैं आपको। बोले बहुत दूर से उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया। तो मैंने कहा मैं कपड़े बदलाऊं? बोले ना, उन्होंने कहा थोड़ी देर है आप अभी आ जाओ। तो मैं वहाँ गया तो मैंने नमस्ते करे। बोले अच्छा इतनी साल बाद मिलेगा कंवारी वाले। तो मतलब उनकी याददाश्त देखिए आप कितनी अच्छी। उन्होंने परिवार पूछा शादी कहाँ कराई? तो मैंने कहा जी आपकी रिश्तेदारी है मुंडाल वहीं कराई है। बोला अच्छा अच्छा मुंडाल, किन गोत्र में है? कितने बच्चे हो गए हैं? तुम्हारी वाइफ क्या करती हैं? मतलब उन्होंने 10 मिनट तक मुझसे सिर्फ पारिवारिक बातें करी। और उन्होंने कहा कि फिर आऊँ तो मुझे ऐसे बुलाना ना पड़े, मिल के जाइए और मुझे कोई खबर नहीं छपवानी आपसे अब। तो अब वो जब जैसे उनकी खबर पड़ी ना, तो एक दिल के किसी एक कोने में ना उनके प्रति जो यादें थी और उनका जो अपनापन था वो मुझे याद हो गया। नहीं, स्वाभाविक है। आपकी मुलाकात तो खैर 2007 में हुई है। आपसे 11 साल पहले मेरी उनकी मुलाकात हुई थी 1996 में, जब मेरी पत्रकारिता की शुरुआत थी। तो एक हमारे मित्र थे यहाँ स्थानीय पत्रकार, उनका परिचय था चौटाला साहब से और वो मेरे को लेके गए। तो 100 नंबर जो बड़ी मशहूर कोठी थी लोधी स्टेट पे, वहाँ चौटाला साहब से हमने मिलना था। और हम डीटीसी की बस में सवारी करते करते वहाँ पहुँचे। हम 1.5 घंटा लेट हो गए। तो जब हम पहुँचे हैं कोठी में तो चौधरी देवीलाल विश्राम कर रहे थे, कॉरिडोर में एक तरीके से लेटे हुए थे। और हम पहले वहाँ बैठ के, तो चौ साहब ने हमसे ही हाल चाल पूछा, बारिश वारिश हुई थी रोहतक में, खेती बाड़ी का कहाँ से, वो अब कोई परिचय तो था नहीं। इतने में चौटाला साहब 2-3 सीढ़ियाँ उतरते हुए आए और जो मेरे साथ पत्रकार थे उनको वो जानते थे। उन्होंने कहा अरे पंडित जी 1.5 घंटा हो गया तुम्हारी इंतज़ार करते करते। तो हमारे साथी बोले जी डीटीसी की बसों में धक्के खाते हुए आ रहे हैं, है ना। बोलो चलो आओ। फिर वो अंदर गए और आप देखेंगे ताजुब, मैं उस समय चूँकि बहम वाला प्रकरण हो चुका था तो मेरे दिमाग में एक और तरह की छवि थी। लेकिन उस छवि को उन्होंने कैसे मैनेज किया वो देखने वाली बात है। उन्होंने अब उस कोठी के हर सारे बटन पंखियों के अपनी उंगली से दबाए ऑन किए और बैठ गए और बोले कि क्या लोगे, गर्म या ठंडा? हम थोड़े संकोची स्वभाव के थे, हमने कहा क्या कहें। बोले बताओ आप हमारे अतिथि हो, बताना पड़ेगा आपको। अतिथि शब्द इस्तेमाल किया। तो जो भी आप चाहेंगे। हमने कहा ठीक है चाय पी लेंगे। तो बैठ के उनसे बातचीत हुई सारी की सारी। उनका मैंने काम करने का एक तरीका वहाँ देखा। विपक्ष में थे वो, चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे। उनके पास किसी का फ़ोन आया, सिरसा साइड के किसी व्यक्ति का, उसका कोई काम था गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर से। तो उन्होंने हमारे सामने उनका सिरसा वालों का फ़ोन सुना, उसके बाद में डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन किया उसका नाम लेके, कोई योगेंद्र थे, कि भाई ये हमारे व्यक्ति हैं और इनकी मदद करिए आप और बताइए। और फिर उसके बाद में अपने सहायक को ये कहा कि अब उनसे मेरी बात कराओ,
फिर उनको ये कहा कि मेरी डिप्टी कमिश्नर से बात हो गई है और तुम्हारा काम हो जाएगा, और जब हो जाए तो मुझे सूचना देना। तो मुझे लगा कि भी इससे एक पहलू तो ये पता चला कि वो नेताओं की तरह और नेताओं की तरह टरकाते नहीं चीज़ों को। अगर कोई समस्या आई है, किसी ने कोई ज़रूरत जाहिर की है, तो उसका हाथ के हाथ हल कर दिया वहाँ पे उन्होंने। तो लंबे टाइम बातचीत चलती रही। तो इसी बीच में एक और असिस्टेंट आता, जी चंद्रशेखर जी के कोई मिलने वाले हैं, बोले उनको बिठाओ, अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी विदेश यात्राओं के बारे में भी बात की। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है ये पहलू तो रह ही गया उनके जीवन का ना, विदेश यात्राओं पे लिख नहीं पाए वो। तो बताई उन्होंने कई देशों की, मेरे ख्याल से वो 100 से ज़्यादा देशों की यात्राएं उन्होंने की। अच्छा। तो चौटाला साहब से मैंने वैसे ही पूछ लिया कि मैंने आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, और आप ताज्जुब मानेंगे कि मुझे इतना शार्प ब्रेन मैंने नहीं देखा, सेकंड का भी अंश नहीं लगा होगा। उन्होंने कहा हमारे ज़माने में बाप से ज़्यादा पढ़ना कोई अच्छी बात नहीं समझी जाती थी, और हंसे ये कह के हम भी। और लेकिन अब स्थितियाँ बदली हैं, मेरे बच्चे जो हैं वो सब पढ़े लिखे हैं सारे, है ना। अभय की एजुकेशन बताई, अजय की एजुकेशन बताई, बट हाँ ये कहती उन्होंने कहा बाप से ज़्यादा पढ़ना अच्छी बात नहीं थी। चौधरी साहब ने मैट्रिक की थी, हालांकि 10वीं का एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। तो अब मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं समझूं वो कितना पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये कमी उन्होंने जेल प्रवास में रहते हुए पूरी कर ली है। पढ़े हुए नहीं थे एक्चुअली सर, वो कड़े हुए थे। उन्होंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा, और सीखने की एक जो ललक उनके अंदर थी कि विदेशों के बारे में उनको पूरी नॉलेज थी। वो जिस तरह के अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ के नाम कोट कर रहे थे, मेरे लिए भी वो नई चीज़ थी। बोले मैं बर्कले यूनिवर्सिटी में गया, मैं उधर गया, हार्वर्ड में गया, मुझे हरियाणा के लोग मिले, बड़ा अच्छा लगता था। तो जितने सहज भाव से और जितने प्रेम से उन्होंने बातचीत की, तो मेरे दिमाग में जो छवि थी 1990 वाली, वो एकदम दूर हो गई। और ये बातें चलती रहीं। और फिर उसके बाद में 6-7 महीने बाद उनसे मेरा झज्जर में मुलाकात हुई, और अपने कार्यकर्ताओं की वो बैठक ले रहे थे। मैं सोचा नेता हैं, सब लोग भूल जाते हैं, अब उनकी स्मरण शक्ति की मैं बात बता रहा हूँ। उन्होंने मंच से ही माइक के सही है कहा, भाई ये यूपी वाले पंडित जी को बिठाओ। तो मैंने देखा मेरे साथ कोई और तो नहीं है, कि मुझे कोई पंडित जी कहता नहीं था। तो उनको ये ध्यान रहा कि उस समय बात की होगी, मैंने नाम बताया होगा अपना। और जब हमसे मिले आखिर में, तो उन्होंने बोले ये बर्फ़ी खाओ। तो हम फिर संकोच में आ गए, बोले नहीं नहीं खाओ, ये झज्जर की बड़ी मशहूर बर्फ़ी है, और मैं जब भी आता हूँ मेरे कार्यकर्ता प्रेम अवश्य ये सारी चीज़ें लाते हैं, तो आप खाओ इसको। तो ये फिर उन्होंने ट्रैक्टर प्रदर्शन कर रहे थे वो चौधरी बंसीलाल की सरकार के खिलाफ में। तो जून की गर्मी थी, लबालब पसीने से तरबतर, और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जब वो एड्रेस कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को, तो मैंने देखा कि एक जुझारूपन जो है वो है, और मौसम उन्हें प्रभावित नहीं करता था। जैसे आजकल के नेता ना, क्या ज़्यादा ठंड है तो बाहर नहीं निकलेंगे, ज़्यादा गर्मी है तो बाहर नहीं निकलेंगे। और मुझे ये बताया गया उन्होंने कभी एयर कंडीशनर यूज़ नहीं किया अपनी गाड़ी में। तो ये मतलब मौसम की मार उनके लिए मायने नहीं रखती, और संघर्ष करने का जो मादा था वो अपने आप में एक बड़ी अद्भुत चीज़ थी। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त था जी उनका। जी जी। अगर ये कह दिया 4, तो 4 बजे वो रेडी हो जाते थे बिल्कुल। और भले ही वो रात को 2 बजे सोए हैं, उन्होंने अगर ये कहा 4 चलेंगे, तो वो 4 बजे रेडी होके आपको पोर्च में बाहर मिलते थे। और एक और मुझे प्रसंग याद आ गया, एक पत्रकार साथी थे हमारे, मुझसे काफ़ी सीनियर थे, और उनकी चौटाला साहब की किसी बात पे टसल रही होगी। तो चूंकि वो बाद में तो सब सेटल हो जाती हैं चीज़ें, तो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, और ऐसे ही बर्फी भिवानी की। तो उन्होंने कहा धर्मेंद्र तू तो 2 खाना, और ये पंडित जी 4 खाएंगे। तो पंडित जी को डायबिटीज़ थी, ये बात चौटाला साहब को पता थी। वो बोले जी मेरे तो डायबिटीज है। बोला चौटाला की बर्फियों से तू नहीं मरने वाला। ऐसी तीसरी मुलाकात मेरी उनसे हुई मीना बाग में। कोई स्थानीय नेता थे INLD के, वो हमें ले गए थे मिलवाने, और उन दिनों दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे थे। तो कई सारे पत्रकार थे हम साथ में। तो वो आए, तो उस समय जब वो हमसे मिले लॉन में बैठ के, तो पगड़ी नहीं बांध रखी थी उन्होंने। तो बहुत कुछ देख पाए हम। तो आके बैठ के सबसे वही परिचय, तो बोले मैं जानता हूँ अधिकांश लोगों को, बातचीत हुई। तो उनका नाश्ता आ गया साथ में। तो उन्होंने कहा आप लोग, हमने कहा जी हम चाय ले चुके हैं। बोले नहीं एक बार और लोग कम से कम बैठेंगे, बातचीत करेंगे। तो उनके नाश्ते में वही मुनक्का, किशमिश, इस तरह की चीज़ें थी सारी की सारी, है ना।
तो तभी तो वही इतना लंबा आगे निकाल बातचीत गया में उन्होंने मुझे बताया कि ये मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ खाने पीने का, लेकिन मेरे से एक काम नहीं होता। मुझे एक जैन संत ने ये कहा था कि संध्या के बाद में कुछ मत लेना। बोला मैंने कई दिन कोशिश करी, नहीं लिया, लेकिन रहा नहीं जाता, भूख बड़ी ज़बरदस्त लगती है ना। तो मैं उस नियम का पालन नहीं कर पाया। अब भूख की बात आई तो मुझे एक चीज़ और ध्यान आ गई। आलोक मेहता बहुत बड़े जाने माने पत्रकार रहे इस देश के। उन्होंने अपना एक संस्मरण लिखा आउटलुक में कि जब चौटाला साहब से उन्होंने बातचीत की तो उसके दौरान पता चला होगा या कहीं से जानकारी ली होगी कि जब चौटाला साहब संगरिया में पढ़ रहे थे विद्यापीठ में, तो हॉस्टल का माहौल था, हर चीज़ के लिए आपको घंटी बजेगी तो जाएंगे। तो जैसे ही घंटी बजी खाने की, सब दौड़ने लगे। तो अध्यापक ने कहा कि लाइन से आओ, ये आओ। तो चौटाला साहब को भी रोक लिया कि नहीं रुको भी। तो चौटाला साहब बोले जी अब नहीं रुका जाएगा। बोला घंटी बजी, भूख कितनी ज़बरदस्ती कि मैंने तो जाने जाना है ना। तो शायद बचपन में ये सारी चीज़ें तय हो जाती कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना, वो परिवार में भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा। और उस लड़ाई में उनको जो आईएनएलडी का नेतृत्व है थाली में रख के नहीं मिला ना, उन्होंने पूरा संघर्ष किया, चौधरी हर चीज़ के लिए संघर्ष किया है ना। और वो उसमें कामयाब भी हुए, पूरी शिद्दत के साथ में उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी उस तरह की और कामयाब हुए। और बहुत सारी किस्से हम उनके बारे में सुनते हैं कि राजनीतिक मंचों से उनके साथ जो उपेक्षा उनके साथ की गई, बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी। फाइटर आदमी थे वो, फाइटर आदमी थे। और चौधरी देवीलाल पे भी तरह तरह के प्रेशर पड़ते थे कि इनको साइडलाइन करो, ये सारी चीज़ें हैं। और एक घटना 1986 की है, उनसे पहले ओम प्रकाश ही उनका नाम था, चौटाला शब्द नहीं जुड़ा था। तो जो चौधरी वीरेंद्र सिंह थे नारनौंद वाले, तो जींद की जो रैली हुई थी उसमें उन्होंने पहली बार, जो मेरी जानकारी है, और चौटाला शब्द ओम प्रकाश के साथ यूज़ किया था। तो उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला हुए, क्योंकि देवीलाल जी तो चौटाला लिखते नहीं थे। वो तो देवीलाल ही थे। और देखिए ये शब्द चौटाला कितना मशहूर हुआ पूरे देश में कि अब तो फिल्मों में भी आने लगा है। फिल्म बनी है उन पे, उनके ऊपर तो फिल्म बनी है चौटाला। तो चौटाला गांव को पूरे राष्ट्रीय छवि उसको देनी है, ग्लोबल पहचान देना अपने आप में बड़ी बात है। एक चीज और देखिए आप, हरियाणा की राजनीति के पहले साहब थे वो। चौधरी देवीलाल कभी साहब नहीं बने। उनको कोई साहब कहते, ताऊ कहते थे या देवीलाल जी कहते थे, चौधरी देवीलाल कहते थे। लेकिन चौधरी भजनलाल को भी चौधरी भजनलाल जी कहते थे, चौधरी बंसीलाल। लेकिन चौटाला के साथ साहब जुड़ा पहले, चौटाला साहब तो अकेले वही हुए हैं, पहले उनको ही कहा जा सकता है। और बताते हैं कि बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस थे वो, अपने खान पान का बहुत ध्यान रखते थे। और जो मेरा जो जर्नलिज्म का जो सफ़र है सर, उसमें मुझे वो जिस राजनेता ने अपने भाषण से प्रभावित किया है वो चौटाला साहब थे। मतलब उनकी जो उर्दू के शब्दों का जो चुनाव था भाषण में, कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करती, और रघुकुल की रीत चली आई, प्राण जाई सर वचन न जाई, कर खुदी को बुलंद इतना। उनके मतलब शेरो शायरी और ऐसा मिक्सअप होता था उनके भाषण में। धर्मेंद्र जी केवल उर्दू नहीं, उनकी हिंदी पे पकड़ बहुत अच्छी थी। आमतौर पे हरियाणा में हम लोग हरियाणवी हिंदी बोलते हैं, हरियाणवी शब्दों का प्रयोग है, लेकिन जितना शुद्ध उच्चारण वो हिंदी का करते थे, मुझे ताज्जुब होता था। चूँकि मैं उत्तर प्रदेश से आ रहा था, बिजनौर जनपद में बहुत अच्छी हिंदी बोलने की प्रचलन है, तो मुझे ताज्जुब होता था हमेशा कि तो उनका प्रवाह देखते हुए कि ऐसा लगता था कि आपने ऑन कर दिया और शुरू हो गया। और जिस तरीके से शब्दों का संतुलन साधना, हिंदी अच्छी बोलना, साथ में उर्दू को मिक्स करना, और उसमें एनेक्डोट्स डालना, बहुत सारी चीज़ें डालना, इधर उधर के देश विदेश के अपने जो अनुभव थे, तो इस प्रकार से वो पूरी स्पीच उनकी बैलेंस्ड होती थी कि कोई भी आदमी हैरत करता है कि ये क्या हो रहा है ना। और वो तब था कि जब उन्होंने कहीं विधिवत कोई उच्च शिक्षा नहीं ली, जीवन से सारी चीज़ें सीखी, सीखने की एक ललक उनके अंदर हमेशा रही है। तो ये बात बहुत रेयर है। अभी मैंने बहुत नेता देखे, उसके बाद मुख्यमंत्री भी देखे, जो बहुत अच्छे वक्ता नहीं रहे, चीज़ों को आर्टिकुलेट नहीं कर पाते थे। चौटाला साहब में ये थी कि एक तो बोलना बहुत अच्छा है, और आपने ऐसा नहीं कह सकते कि भाई वो अपनी भाषण तैयार करके लाएं। अगर कोई पत्रकार कभी कोई प्रश्न पूछता था तो उसका जवाब भी उसी सधी हुई भाषा में होता था। तो जीवन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। पत्रकारों के साथ उनकी बिगड़ भी जाती थी बहुत, मैंने देखा है। वो हर नेता के साथ में ना, राजनीति में मैंने पहले ही कहा था कि राजनीति को आप एक तरफ रख दें, चूँकि राजनीति में कोई व्यक्ति का संपूर्ण चरित्र परिलक्षित नहीं होता है, राजनीति परिस्थितियों से संचालित होती है। देखिए सीधी सी बात है, राजनीति का मतलब आपको राज हासिल करना है।
हासिल करने को बाद उसको बनाए रखना है। उसके बाद तीसरा ये है कि मुझे फिर से सत्ता में आना है। अभी तो जब आप इस पकड़ धुन में रहेंगे ना कि सत्ता हासिल करनी है, उसको बना के रखना है और फिर से आना है, और आपके इर्द गिर्द सारा यही राजनीतिक माहौल है कि और लोग भी कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो आपको तरह तरह के छल प्रपंच इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं। उसका कोई, लेकिन उसको आप ये मान के चलें कि वो किसी व्यक्ति का बुनियादी चरित्र है, ये हम नहीं कह सकते। राजनीति बिल्कुल एक अलग चीज़ है। तो ओम प्रकाश चौटाला जी को जब व्यक्तिगत जीवन में मिलेंगे तो आपको एक बड़ा स्नेहिल वातावरण वो बना के रखते हैं। वैसे आप देखेंगे एज ए चीफ मिनिस्टर एक फियर है, मरोड़ निकालने वाली हैं। एक फियर है। अधिकारी डरते थे, कांपते थे उनके नाम मात्र से। चौटाला शब्द, ओम प्रकाश चौटाला का शब्द ही ऐसा था कि एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती थी। हर एक आदमी के अंदर पहले एक भय पैदा होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं में वो भय मैंने कभी नहीं देखा। कार्यकर्ताओं का तो सर्वोपरि है ना। असल में कार्यकर्ता जो शब्द है और उसका जो सम्मान है वो कोई चौटाला साहब से ही करना सीखे। विपक्षी डरे होंगे, नेता अफसर डरे होंगे, लेकिन कार्यकर्ता नहीं डरे। और कार्यकर्ता के सम्मान की मैं आपको बताऊं एक घटना, मुझे एक इनेलो के ही वर्कर ने बताई थी कि उनका कोई झगड़ा हो गया कहीं पे, और झगड़ा जिससे हुआ वो डीजीपी का परिवार था, महेंद्र सिंह मलिक का परिवार था, और यहाँ आलोक राय उस समय एसपी थे। तो वो कार्यकर्ता का परिवार जाकर उनसे मिलता, जी ऐसे ऐसे बात होगी, सारी चीज़ उन्हें बताई। तो उन्होंने ये जानते भी कि भाई डीजीपी है मामले में, तो एसपी को फ़ोन किया रोहतक के आलोक राय को। तो उसने कहा जी सर वो मलिक साहब ये बोले कि आलोक महेंद्र सिंह मलिक इनेलो का कार्यकर्ता नहीं है, और ये कह के फ़ोन रख दिया। तो मैसेज वाज वेरी मच क्लियर कि वो बेशक डीजीपी हैं, लेकिन मेरे लिए मेरा कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। जबकि मलिक साहब बहुत नजदीकी थे उनके। बहुत नज़दीकी थे, लेकिन तब वो सेवा में थे। बाद में तो वो आईएनएलडी के लीडर बन गए। लेकिन आप इससे एक घटना मात्र से आप देखिए कि उनके लिए अपना डीजीपी महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए उनका कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। और कार्यकर्ताओं के साथ एक व्यक्तिगत संवाद स्थापित करना, उनसे एक रिश्ते बनाना, और अपनी छवि के विपरीत उनमें एक स्नेह का वातावरण पैदा करना। आपको चौटाला साहब के जितने वर्कर मिलेंगे ना, आप उस दौर के देखिए कितने कमिटेड हैं, समर्पित हैं। नई पीढ़ी में तो बहुत ऐसे लोग निकल आए और अब दिल से वो भी सम्मान करते हैं। तो कार्यकर्ता के रूप में जो भी ओम प्रकाश चौटाला जी के संपर्क में आया वो उनका मुरीद बन गया। और ये भी जी उठता ही है सर कि उम्र के उस पड़ाव में 10 साल की सजा हो जाती है, और काटने के बाद कितने साल? साहब आप ये देखिए, मुझे ताज्जुब होता है कि इतनी हिम्मत, इतना जीवट, इतनी अदम्य लालसा। अभी उनका जो बयान आ रहा था, बोले मैं 115 साल जीऊंगा। अब पता उनको भी है सच क्या है, लेकिन पीछे कहा था उन्होंने मैं 115 साल, लेकिन पॉजिटिविटी की हद देखिए कि मैं हारा नहीं हूं। और जब ये सजा हुई है, मैंने चेहरे पे उनकी शिकन नहीं देखी किसी तरह की। और हमें ये डर लगता था कि 10 साल जेल में काटना यार कितना मुश्किल काम है। अभी जब लास्ट बार मैंने उनसे संपर्क किया कि मेरा मन था कि मैं उनका एक इंटरव्यू करूं, तो उनकी तरफ से मैसेज ये आया कि सच राजनीति में हमेशा हर सच को बताया नहीं जा सकता, और वो जो पूछेगा फिर मुझसे झूठ बोला नहीं जाएगा, तो मिलने आ सकता है, इंटरव्यू का मन नहीं है। इस तरह का मैसेज उनकी तरफ से आया। टूटे नहीं वो कभी, टूटे नहीं। मतलब कितनी विपरीत परिस्थितियां रही हों जीवन में, कितनी विपदाएं आई हों, या जो लेटेस्ट प्रकरण था जब परिवार में, देखिए परिवार के मुखिया थे, दादा थे सारे परिवार के बच्चों के, और मुझे नहीं लगता कोई आदमी सहज भाव से ले पाएगा उन चीज़ों को। अंदर तो बहुत हलचल रही। परिवार तो बिल्कुल, उन्होंने जो आईएनएलडी बनाई थी वो तो उनकी आंखों के सामने उनके परिवार के लोगों ने ध्वस्त कर दी। तो दुखी तो अंदर से बहुत होंगे। तो अंदर के दुख को, अंदर की पीड़ा को संभालते हुए, और बिल्कुल बाहर ये मैसेज नहीं जाने दिया कि मैं कहीं हुआ हूँ। और जब उनसे पूछा गया कि जी आप दुष्यंत को दोबारा परिवार में ले लेंगे, तो उन्होंने बिल्कुल साफ नकार दिया। और मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि देखिए साइकोलॉजी है कि आपको कई बार बड़े कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, दिल पे पत्थर रखे। तो इतने पत्थर रखे, शारीरिक विकलांगता है ना, उसके बावजूद कितना कितना बड़ा जीवट है। रोज़ उनकी ड्रेसिंग होती है, उनको एक तरीके से मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अदर्स, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं उनके व्यक्तित्व में कमजोरी जैसा एलिमेंट नहीं था। तो ये जो जीवट मिलता है, जीवन के संघर्ष से मिलता है, वो बहुत बड़ी बात थी। और हमारी नई पीढ़ी के बच्चों को ये सीखना चाहिए कि कैसे आप विपरीत परिस्थितियों में, जब झंझावात दुनिया भर के लिपटे हुए, आपको खड़े होना बार बार गिर के। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, अपनों से भी करना पड़ा, गैरों से भी करना पड़ा, और सामाजिक जीवन में भी तरह तरह की चीज़ें हुई।
लेकिन बस ये है कि चलते जाना है। आंधियों के बीच में कोई दीपक जलता रहे तो ये अपने आप में बड़ी बात है। दोस्तों, चौटाला साहब ने कहा था कि वो 115 साल जिएंगे, और मुझे लगता है उनको किसी ज्योतिषी ने नहीं बताया होगा, उनको अपने शरीर के हिसाब से लगता होगा कि वो 115 साल जिएंगे। और लास्ट टाइम तक वो देखिए गतिशील थे, वो कोई बिस्तर पे नहीं पड़े, कोई बीमार नहीं हुए, और अचानक वो दुनिया से चले गए। ये सत्य है जीवन का कि जो आता है वो जाता है, पर कुछ लोग अपने नाम को सार्थक कर जाते हैं, उनका नाम हमेशा के लिए लिखा जाएगा। तो हरियाणा की राजनीति में जब भी किसी शख्स का जिक्र होगा, जब भी किसी साहब का जिक्र होगा, तो चौटाला साहब का नाम हमेशा लिखा जाएगा। हालांकि हरियाणा की राजनीति आज भी 3 लालों के बारे में ज़्यादा मुखरता से बयां करती है खुद को, लेकिन चौटाला साहब ने भी इन 3 लालों से अलग अपनी एक छवि बनाई थी, और हरियाणा की राजनीति में उनका कंट्रीब्यूशन था, उनको राज करने का अवसर मिला। तो उन्होंने हरियाणा के जो खजाना है उसको गांव-गांव तक पहुंचाने का श्रेय उनको दिया जा सकता है, और दिया जाना चाहिए, क्योंकि गांवों को जितनी स्वतंत्रता पंचायतों को मजबूत करने में उन्होंने दी, इतनी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दी। तो गांव को सीधे विकास के रास्ते पे ले जाने की उन्होंने कोशिश की। गलतियां सबसे होती हैं, अच्छाइयाँ सब में होती हैं, गुण दोष सब में पाए जाते हैं, पर चौटाला साहब का नाम हरियाणा की राजनीति में अमिट है, लिखा रहेगा। और आपके अगर उनके साथ तजुर्बे हों तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना, और हम इस वीडियो के माध्यम से ये एक श्रद्धांजलि उनको दे सकते थे, और भगवान उनको अपने सिर चरणों में जगह दे। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।